Welcome to the class of Indian Contract Act 1872. The topic for today is about Section 25 exceptions. Section 25 says us that under it few exceptions are given. And what are those exceptions? Exceptions to the rule that agreement without consideration जो है is void. राइट हमें सेक्शन 25 में बोला जाता है कि कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है. कंसीडरेशन इज द बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यू सी नो कंसीडरेशन तो वो एग्रीमेंट क्या होता है, वो वॉइड होता है. अभी तक आपको इतना ही पता लगा और मैंने यही आपको बताया. बट इन टूडेज सेशन वी विल सी दैट सेक्शन 25 ऑल्सो मेंशन सर्टेन एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मीन्स कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें अगर कंसीडरेशन ना दिख रही हो या कंसीडरेशन ना हो तभी भी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो if there is no consideration still those agreements are valid, but what are those agreements that are given in exception? So in today's session we will cover some exceptions of section 25. Let's start. Section 25 of Indian Contract Act, it lays down few exceptions कि जब एग्रीमेंट अगर कंसीडरेशन के बिना बने तो वो वॉइड हो जाता है, बट उसकी कुछ एक्सेप्शन है. मीन्स अब वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड ही माना जाएगा. द वेरी फर्स्ट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन. ऐसे एग्रीमेंट जो आउट ऑफ नेचुरल लव या अफेक्शन से बने हो. मीन्स अगर आप कुछ किसी पर्सन को देना चाहते हो, आपकी वो खुद का लव या अफेक्शन है टुवर्ड्स द अदर पर्सन, and out of that love and affection you are giving something to the other person without consideration. अब consideration या आप बोलोगे consideration तो है नहीं तो ये void होएगा. नहीं, अगर out of love and affection बनाया गया है तो हमारा कानून कहता है कि ये सेक्शन 25 की एक एक्सेप्शन है और ऐसे एग्रीमेंट वैलिड माने जाते हैं. So it says that a written and registered agreement, एक रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए. दीज टू कंडीशंस आर प्री रिक्वायरमेंट. रिटन में हो प्लस वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड करवाया गया हो एंड दैट एग्रीमेंट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन नियर रिलेटिव्स. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि जो वो रिलेटिव्स या जो भी थर्ड पर्सन है वो बहुत दूर से आया है, स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर, एंड यू आर मेकिंग आउट ऑफ लव उस स्ट्रेंजर को एक गिफ्ट, तो वो एक गिफ्ट माना जाता है. राइट, नियर रिलेटिव्स मीन्स इट इज, आपको नियर रिलेटिव का भी मैं डेफिनेशन दूंगी. अभी के लिए ये समझिए, लव एंड अफेक्शन से आपने कोई रिटन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया है, आपने किसी नियर रिलेटिव के लिए इज डैश विदाउट कंसीडरेशन, मीन्स वो एनफोर्स होगा, वो कानून की नज़र में एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट है, एनफोर्सिएबल विदाउट कंसीडरेशन. अब आप कहोगे कि मैम नियर रिलेटिव्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स here pay attention, it includes parties related by blood और marriage. या तो मैरिज से वो पार्टी आपसे रिलेटेड हो या वो ब्लड से रिलेटेड हो, तभी वो नियर रिलेटिव है. किसी अदर स्ट्रेंजर को अगर आप कोई भी थिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहे हो, दैट विल बी कंसीडर्ड एज गिफ्ट. इट विल नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्सेप्शन. राइट, इस एक्सेप्शन में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नियर रिलेटिव को दिया गया हो, नियर रिलेटिव जो ब्लड या बाय मैरिज आपसे रिलेटेड हो. ओके, नाउ वी विल सी फर्दर द केस जहां पर आपको ये नेचुरल लव और अफेक्शन समझ में आएगा. इन राज लकी डाबी इज वन पार्टी एंड भूतनाथ मुखर्जी इज द अदर पार्टी. इसमें क्या होता है कि नियर रिलेशन बिटवीन द टू पार्टीज डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई कि उनमें नेचुरल लव और अफेक्शन ही हो. नियर रिलेशन भी होना चाहिए, वन कंडीशन ये भी है, और उनके बीच में लव एंड अफेक्शन भी होना चाहिए. ये दोनों बातें होना ज़रूरी है. सिर्फ नियर रिलेशन से आप ये नहीं समझ लोगे कि आउट ऑफ लव एग्रीमेंट बनाया गया है. इस केस में देखिए क्या था, डिफेंडेंट प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि वो उसे फिक्स सम ऑफ मनी देगा हर महीने, पर किस लिए, फॉर हर सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस. वो अगर दूसरे घर में कहीं रह रही है तो उसको रेजिडेंस और मेंटेनेंस के लिए फिक्स सम देता रहेगा. उसका हस्बैंड ने अपने वाइफ को प्रॉमिस किया.
अब उसकी वाइफ जाती है कोर्ट में, उसको मेंटेनेंस नहीं मिल पाता। कोर्ट इस पूरे केस की स्टडी करती है और कोर्ट को क्या मिलता है कि यहाँ पर कोई लव एंड अफेक्शन तो था ही नहीं बिटवीन पार्टीज। हस्बैंड इज जस्ट गिविंग द वाइफ दिस सम जस्ट वाई बिकॉज शी इज लिविंग सेपरेट फ्रॉम हिम। तो यहाँ लव और अफेक्शन एब्सेंट है एंड दैट्स वाई द एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड। एग्रीमेंट को वॉइड करार दिया गया फॉर लैक ऑफ कंसिडरेशन। इसलिए यहाँ पर अब कंसीडरेशन देखनी पड़ी। वाई? अगर लव एंड अफेक्शन दिखता तो आप इसको वैलिड मानते, हाँ भी अपनी वाइफ को दीजिए। लेकिन अगर लव एंड अफेक्शन नहीं है तो फिर तो भैया कंसीडरेशन दोनों पार्टीज की होनी चाहिए। कुछ फेवर में वाइफ को भी करना पड़ेगा और कुछ फेवर में हस्बैंड को भी करना पड़ेगा। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज क्या होती हैं कि अगर आपने पास्ट में कोई भी ऐसी सर्विस वॉलेंट्री अपनी इच्छा से की है दूसरे पर्सन के लिए, इच्छा अनुसार, मतलब उस टाइम पे आपको कोई फर्दर प्रोसेस का नहीं पता था, फ्यूचर का नहीं पता था कि दूसरी पार्टी जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो वो आपको कुछ देगी, नहीं, आपने जिस टाइम पे पास्ट में वो एक्ट किया अपनी इच्छा से दूसरे पर्सन की सेवा के लिए वो किया। अ प्रोमिस टू कंपनसेट अ पर्सन, अगर आप किसी पर्सन को प्रॉमिस दे रहे हो कि आप उसको कंपनसेट करोगे, हु हैज ऑलरेडी वॉलेंटरली डन समथिंग, जिसने ऑलरेडी आपके लिए कुछ कर दिया था पास्ट में, ठीक है, अभी आप उसको कह रहे हो कि मैं, आपने मेरे लिए पास्ट में एक काम किया था और मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ कि मैं उसके बदले में आपको कुछ दूंगा अभी, ठीक है, देन समथिंग फॉर द प्रोमिसर, वो भी एक एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट होता है। या तो आप मत दो, मत कहो उसको कि आप कंपनसेट करोगे, काम हो चुका है, पास्ट की वॉलंटरी सर्विस हो गई है, बट इफ यू वांट टू शो योर फेवर टुवर्ड्स दैट पर्सन व्हाट ही हैज डन फॉर यू, देन दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल, फिर आपको आपका प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, सच सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, वो जो सर्विस दी गई थी पास्ट में वो उस पर्सन द्वारा वॉलंटरली दी गई थी, एंड विदाउट प्रोमिसर्स डैश, उसमें उसको नॉलेज भी नहीं थी, एंड फॉर द प्रोमिसर ओनली, राइट, नॉलेज भी नहीं थी कि मेरे को फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा मिलेगा, और उसने जो ये काम किया वो प्रोमिसर के लिए ही किया। ये ना हो कि एक फादर है, सन है, और एक पर्सन है, उसने उस फादर की बहुत सेवा करी, या फादर के लिए सपोज कीजिए कि ऑर्फनेज में जगह दिलवा दी, या फादर के लिए उन्होंने एक मेडिकल फैसिलिटी दिलवा दी, हो गया काम। अब बाद में सन को पता लगता है कि उस पर्सन ने मेरे फादर के लिए ये किया था, सन कहता है कि अंकल आपने मेरे फादर के लिए इतना कुछ किया, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो क्या यहाँ पे वो अंकल सन के खिलाफ एनफोर्समेंट कर सकते हैं प्रॉमिस के लिए? नो। इफ फादर, वो अंकल ने समथिंग इज डन फॉर सन, तब तो आप ले सकते हो, आपने तो उसके फादर के लिए किया था, अब आप उस पर सन से नहीं क्लेम कर सकते, राइट। सो दिस इम्प्लाइज क्या, एक्ट मस्ट हैव डन फॉर अ पर्सन हु इज इन एग्जिस्टेंस, जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द एक्ट, राइट, उसी पर्सन ने ही आपको प्रॉमिस किया है जिसकी आपने कुछ सेवा करी थी। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ केस, करमचंद वर्सेस बसंत कौर। इस केस में क्या बोला गया, एक प्रॉमिस बनाया गया, मेड आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, ठीक है, प्रॉमिस मेड, एक पर्सन जो माइनर था पहले, उसने मेजॉरिटी अटेन करके एक प्रॉमिस दिया टू पे फॉर गुड्स सप्लाइड टू द प्रोमिसर। उसने बोला कि आपने जो भी मेरे को माइनर रहते हुए टाइम पे मेरे लिए जो भी गुड्स दिए थे, लाइक मुझे खाना पीना मेरा करा, मेरे कपड़े धोए, मेरे कपड़े आयरन किए, वट एवर यू हैव डन ड्यूरिंग माई माइनॉरिटी, तो मैं आपको कुछ दूंगा। ये एक परफेक्ट केस था एंड दिस वाज हेल्ड टू बी विद इन एक्सेप्शन। हाँ, ये एक्सेप्शन में है, इसके लिए अब जो जिस पर्सन को उस माइनर ने मेजर होकर प्रॉमिस दिया वो क्लेम कर सकता है। फाइन, देन द नेक्स्ट इज टाइम बेयर्ड डेट्स। टाइम बेयर डेट, ऐसे डेट या ऐसा कर्ज जो बहुत टाइम हो गया है आपने लिया था, लाइक एक आपने लिया था 12 साल पहले किसी से कर्जा और आप दे ही नहीं रहे हो, बट अब आफ्टर सो मेनी ईयर्स यू आर रेडी टू पे। तो अगर आप उस पर्सन को प्रॉमिस कर देते हो कि मैंने तुम्हारा, हाँ, 12 साल 13 साल पहले तुमसे 2 लाख रुपए लिए थे और अब मैं इस कंडीशन में तुम्हें दे दूंगा, अगर आपने ये बोल दिया
तो फिर अब दे के रहना पड़ेगा, वो पर्सन अब आपके लिए एनफोर्स कर सकता है। हाँ, नहीं देना चाहते हो तो छोड़ो, अगर अगला पर्सन भी नहीं मांग रहा तो। सो अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेयर डेट, दिस इज ऑल्सो इन्फोर्सिएबल एंड दिस प्रॉमिस इज रेफर टू बी इन सेक्शन 25 क्लोज 3 में ऐसे दिया गया है। और ये आपको एक्सप्रेसली बोलना पड़ेगा उस पर्सन को कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाना चाहता हूँ। Right, now come to the last exception. Here I have covered all other exceptions जो भी इसमें cover होती हैं 25 में ही। The other cases where consideration is not required, यहाँ पर भी consideration की requirement नहीं है और ये contract जो होता है ये valid ही माने जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं my dear students? Contract of agency, remission by a promisee of a dash of a promise, promisee द्वारा अगर कोई परफॉर्मेंस का प्रॉमिस दिया गया है तो वो, एन एग्रीमेंट टू एक्सटेंड टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी वैलिड है। अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू द चैरिटी, अगर आपने किसी चैरिटी में प्रॉमिस किया कि हम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अब आपको वो करना पड़ेगा। All right, so these are the few exceptions of section 25 that we discussed thoroughly. I hope you enjoyed this session and gained a lot of information. In next session I will come with another topic. Till then, have a good day. Thank you.